हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। इन टुडे सेशन वी विल बी लर्निंग सम वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पढ़िए, क्या लिखा है। पहला वाला है बीट अराउंड द बुश। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश क्या होता है? इधर उधर की हाँकना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। जब आप सीधा मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ऐसे घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। अच्छा, यहाँ पे अबाउट भी हो सकता है, यहाँ पे अराउंड भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, इसको याद कैसे करना? बुश का मतलब झाड़ी होती है ना? ऐसी होता है ना, आप झाड़ी को मार रहे हैं, जो उसके पीछे छुपा है उसको नहीं मार रहे हैं। और आपको पता है इस ईडियम का ओरिजिन भी वहीं से है, मतलब ओल्ड हंटिंग प्रैक्टिसेस से। जब पहले बर्ड हंटिंग करते थे ना हंटर्स, तो वो क्या करते थे? वो झाड़ियों पे मारते थे, तो जो बर्ड झाड़ी के पीछे छुपी होती थी ना, ताकि वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए बीट अराउंड द बुश कहिए, बीट अबाउट द बुश कहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे घुमा फिरा करके बात करना। जैसे मैंने कहा कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट मतलब तुम पॉइंट पे आओ, ऐसे घुमा फिरा करके बात नहीं करो। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाई यू रियली कॉल्ड मी। तुमने मुझे क्यों फोन किया, मुझे बताओ। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। आपको पता है ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ट्रम्पेट होता है ये शहनाई। ब्लो का मतलब क्या होता है? फूंक मारना, हवा का बहना। हवा का बहना जो है वो भी ब्लो है, फूंक मारना भी है, और भी मतलब है, बट अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाए जा रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपनी प्रशंसा मत करो। ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब वो तो हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? आइस किसको सिंबलाइज करती है? साइलेंस को, स्टिलनेस को। अगर आपने आइस को ब्रेक कर दिया, तो आपने क्या कर दिया? आपने चुप्पी तोड़ दी, आपने यू स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब होता है कई बार हम एक ऐसी सोशल सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो आप कोई भी ऐसे बात शुरू करते हैं कि भाई मौसम आजकल बड़ा ऐसे चल रहा है, तो आपने क्या करा? ब्रोक द आइस। ठीक है, तो ब्रेक द आइस क्या होता है? कॉन्वर्सेशन शुरू करना, ताकि जो लोग हैं उनको रिलैक्स्ड फील होए। वो जो शर्मा रहे थे पहले, फिर वो बात करने में शर्माए नहीं, और इंटरेक्शन जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, मतलब कुछ चुटकुला सुना दिया, तो फिर सब ऐसे कंफर्टेबल फील करने लग गए। आपको पता है ऐसे एक टर्म आती है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी जोक जो आप बोल दें, ताकि फिर माहौल थोड़ा सा अच्छा बन जाए, और फिर बात करना थोड़ा सबके सबको सबको मतलब कंफर्टेबल लगे ऐसे बात करना। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर। मतलब आप गर्म पानी में पड़ गए हैं, मतलब क्या तुम समस्या में पड़े हो। जैसे मैंने बोला ऐसा मत करो, अदरवाइज यूल गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ठीक है, शी गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर कमिंग लेट, मतलब लेट आने के लिए वो मुसीबत में पड़ गई। ओके, तो ऐसे इनका मीनिंग रिलेट कर लेंगे, मतलब गर्म पानी में पड़ गए तो क्या हुआ? प्रॉब्लम में आ गए। तो ऐसे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हिट द नेल ऑन द हेड। अच्छा, नेल क्या होता है? नेल कील होता है ना। मान लीजिए आपने कील है ऐसा, से खराब है ड्राइंग मेरी, है ना, उसने यहाँ पे ऐसे वार किया कील पे, तो इसका मतलब है कि टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब वो कहना जो एग्जैक्टली सही है। और इसका एक मतलब ये भी होता है टू पॉइंट आउट द कॉज, टू पॉइंट आउट द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब एक समस्या का जो कारण है ना उसको बताना, मतलब समस्या की जड़ पकड़ लेना। और तुमने वही बात कह दी जो तुमको कहनी चाहिए थी, मतलब जो सही थी, सटीक बात कर दी एकदम से। जैसे मैंने बोला भाई तुमने तो बहुत बढ़िया किया, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, जब तुमने ये कहा कि भाई इस प्लान को जो है ना थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यू हिट द नेल ऑन द हेड, जब तुमने उसको बोला कि तुम थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होकर के आओ। क्लियर है?
नेक्स्ट आइए, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पीसना। जैसे वही हल्दी पीसना, मिर्च पीसना, ये वही वाला पीसना है। और एक पीसना क्या होता है? दांत पीसते हैं, टीथ ग्राइंडिंग होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाता है, जैसे मैंने बोला कि ही ग्राइंड्स हिज टीथ एट नाइट, मतलब रात को ऐसे नींद में जो है दांत पीसता। क्लियर है? और एक ग्राइंड का मतलब होता है धार तेज करना। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अपनी ही कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगे हैं, मतलब जब आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जब आपका ऐसे कोई सेल्फिश मोटिव है किसी भी काम को करने का। जैसे मैंने कहा मेरा कोई अपना सेल्फिश मोटिव नहीं है, आई डोंट हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मैं तो ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा था। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है अगर ग्राइंड का मतलब जो पीसना होता है ना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? ग्राउंड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्राउंड। अब मैंने बोला पिसी हुई हल्दी, क्या बोलेंगे? ग्राउंड टर्मरिक। अब इसको पढ़िएगा, फ्रेशली ग्राउंड। काली मिर्च क्या होती है? ब्लैक पेपर। डन। नेक्स्ट करते आइए। नेक्स्ट क्या है? स्मेलर आर्ट। स्मेलर आर्ट क्या है कि भाई आपको चूहे की स्मेल आ गई है, तो मतलब आपको पता लग गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कोई हिडन डेंजर है, कोई भी समस्या है। जैसे मैंने बोला कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लगी जब वो ऐसे कर रहा था ना, आई स्मेल्ड रैट, जब वो बार बार अपनी बात बदल रहा था। तो स्मेलर एट क्या हो गया? मतलब गड़बड़ी का पता लग जाना, टू फील दैट समथिंग इज रॉन्ग, है ना? इज आएगा ना? अब देखो, जैसे मैंने कहा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आई स्मेल अ रैट, ही इज बीइंग टू नाइस ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सडनली, अचानक से। वो एकदम से इतना अच्छा कैसे हो रहा था? ठीक है, मैंने कहा मेरे को तो गड़बड़ लग रही है, एकदम से इतना अच्छा हो रहा है। तो बी मतलब होना। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब। आपको पता है गैब क्या होता है? गैब होता है टू स्पीक कंटिन्यूअसली एंड ईगरली अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप किसी भी चीज पे ऐसे लगातार बोल सकते हैं, बड़े जोश से उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, उत्सुकता से, और वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब गैब का मतलब ये है। लेकिन अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, तो इसका मतलब आपके पास बोलने की कला बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बोला कि वो सबको ऐसे जो है वो राज़ी कर लेती है। राज़ी करना क्या होता है? परsuade करना, क्योंकि उसके पास जो है वो शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। उसके पास वो बोलने की कला है, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता है। राज़ी करना क्या होता है? परsuade। इसको बोलना क्या है? परsuade करके बोलना है, राज़ी करना। मतलब अपनी बात मनवा लेती है, बिकॉज़ शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। क्लियर? करें? ये पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम्पल। शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब सो एवरीवन लिसन्स टू हर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सी आई टू आई। अगर आप ऐसे किसी को आँख में देख रहे हैं, किसी की आँख से आँख मिला करके देख रहे हैं, तो मतलब आप उससे सहमत हैं। मैंने कहा देख मैं तो तेरे से सहमत नहीं हूँ, आई डोंट सी आई टू आई विद यू। मैंने कहा मैं सहमत हूँ, आई सी आई टू आई विद यू। समझ लो? टू अग्री विद समवन, वी डोंट सी आई टू आई। क्लियर है? करें आगे। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। अच्छा, पहले फेंस समझो क्या होता है। फेंस होता है, ये दिख रहा है, ये वुडन फेंस जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। तो फेंस का मतलब होता है जब या तो आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या आप चुन नहीं पा रहे हैं कि मैं किसकी तरफ हूँ। मतलब मैं अगर कोई बात चल रही है तो मैं किसका साइड लूँ, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब किस तरफ मुझे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यू कांट सिट ऑन द फेंस। ठीक है, ऐसे तुम फेंस पे नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। यू मस्ट टेल मी हुज साइड यू आर ऑन, मतलब तुम किसकी तरफ हो। यू शुड टेल मी दिस, तुम्हें मुझे बताना, और पक्का बताना चाहिए, तो यू मस्ट टेल मी दिस। ठीक है? जैसे मैंने बोला भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। आई एम सिटिंग ऑन द फेंस मतलब मैं तो फेंस पे बैठा हूँ, मतलब मैं ना इस तरफ हो रहा हूँ ना मैं उस तरफ हूँ, अभी मैं मतलब फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। इज इट ओके? तो इसका आंसर क्या हो गया? टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। अगर आप फैसला लेने में देर कर रहे हैं, या आप ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी तरफ होना। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड टेल अस व्हाट यू थिंक। क्लियर? नेक्स्ट आए चिकन हार्टेड। इसको हार्ट पढ़ना है, हार्ट दिल, मतलब कमजोर दिल वाला, मतलब कि डरपोक। वैसे जो डरपोक है वो टिमिड होता है, डरपोक क्या होता है? टिमिड होता है। आपको पता है चिकन वैसे क्या होता है? हाँ, एक तो खाने वाला चिकन होता है,
और एक चिकन, मुर्गा और मुर्गी दोनों के लिए कॉमन वर्ड है ऐसा चिकन, ठीक है? तो अगर कोई इंसान डरपोक है तो भी कहते हैं चिकन। मैंने कहा छलांग लगाओ तुम, कम ऑन जंप यू चिकन, मतलब तुम जो डरपोक हो। तो डोंट बी चिकन हार्टेड, डरपोक मत बनो, ठीक है? नेक्स्ट इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा इसको देखो कैसे याद करोगे। अब ये पेपर है ना, ऐसे बना लिया, पेपर बना लिया। पेपर क्या होता है, व्हाइट है, उसके ऊपर आप ब्लैक पेन से ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया रिटर्न फॉर्म में। जैसे मैंने कहा मेरे को तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मेरे को रिटर्न में चाहिए ये सब। ओके, एग्जाम्पल पढ़ लें। आई वॉन्ट द अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम। अच्छा इसको सुनिए कैसे याद करेंगे। निक का मतलब समझते हैं क्या होता है? निक ना एक स्मॉल कट्स होते हैं, छोटे छोटे कट्स लगे हों, इसको ना हम ऐसे याद करते हैं। जैसे मैंने एक टाइम लाइन बना ली, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ये निक्स बना दिए। अगर कोई चीज इन द निक ऑफ टाइम हुई है तो एन मौके पे हुई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हम तो बिल्कुल एन मौके पे ही पहुंचे, मतलब जस्ट इन टाइम, याद रहेगा? क्लियर? नेक्स्ट है लीव समवन इन द लर्च, मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। लर्च का जो मतलब होता है ना, वो होता है झटका खा करके जब आप डगमगा जाते हैं ऐसे, तो लर्च उसको बोलते हैं। तो अगर आपने किसी को लर्च में छोड़ दिया तो आपने क्या करा? यू लेफ्ट द पर्सन इन ट्रबल, आपने उसको परेशानी में छोड़ दिया। जैसे मैंने बोला शी लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब उसने मुझे मुसीबत में छोड़ दिया था। ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प करने का वादा किया था, बट उसने मुझे लर्च में छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू को सुनो कैसे याद करेंगे। ब्लू आसमान हो गया, अगर कोई चीज ऐसे आसमान से आ जाए तो आपको लगे ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज थी, मतलब तो इसका मतलब क्या होगा? सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। एग्जाम्पल पढ़ लें। उसने ऐसे लाइक शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर मेनी इयर्स, पता नहीं उसने कैसे मुझे फोन कर लिया ऐसे। क्लियर है? अनएक्सपेक्टेडली, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है टेक टू वंस हील्स। अच्छा देखिए, ये वाला हील क्या होता है? जख्म भरना, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। और ये वाला हील क्या होता है? एड़ी। अगर आप ऐसे अपनी हील्स पे आ गए तो मतलब भाग गए हैं, टू रन अवे। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। जब उन्होंने पुलिस को देखा, दे टुक टू देयर हील्स, तो वो भाग गए। क्लियर? याद करना बहुत आसान है, बस आपको ऐसा रिलेट करना आना चाहिए और जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आइए, जंप ऑन द बैंड वैगन। वैगन समझते हैं ना क्या है? घोड़े के पीछे गाड़ी लगी होती है पीछे, उसको वैगन बोलते हैं। तो बैंड वैगन ऐसा याद कर लो, एक ऐसा वैगन जिसके अंदर बैंड है। इधर देखो, ये ऐसे बना हुआ ना इमेज में, ये है। अब मान लो एक बैंड वैगन चल रहा है, ठीक है, तो तुमको लग रहा है यार मेरे को भी बिठा लो। दूसरा इंसान आ रहा है, उसको लगा है मेरे को भी बिठा लो। तो इसका मतलब होता है जब आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो चलन में है, जो अभी ट्रेंड में है, अगर आप उसको फॉलो करें, देन व्हाट यू आर डूइंग, जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जैसे मैंने बोला कि आजकल तो सारे ही ये वाला फ़ोन, आईफ़ोन रखे हुए हैं, सबने ऐसे बाल अपने कलर करा रखे हैं, तो सबको देख करके लाइक आई ऑल्सो गॉट कंपेल्ड, मैं भी कंपेल हो गया, एंड आई ऑल्सो जम्प्ड ऑन द बैंडवैगन। समझ गए? एग्जाम्पल पढ़ ले। एवरीवन इज बाइंग दैट फोन, और अब उसने भी वो चीज कर ली, उसने भी खरीद लिया। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे होप भी आ सकता है, ये होप वही है फुदकने वाला। ग्रास होपर होता है ना, राम जी का घोड़ा, वो ऐसे फुदकता है, होपिंग करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू। अच्छा इसको देखो कैसे याद करोगे। मान लीजिए अब पक्षी उड़ रहा है और उड़ करके ऊपर पहुंच गया, वो अगर नीचे देखेगा तो उसको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा ना किसी भी जगह का। तो बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? जनरल व्यू, एन ओवरऑल व्यू ऑफ एन एरिया। जैसे मैंने कहा ये सबसे अच्छी जगह, ये हिल टॉप ऐसी है, यहाँ से जो है यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एरिया। तुम्हें ऐसा पूरे सिटी का, पूरे एरिया का जो है वो बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। इसको पढ़ लें। एट दिस वांटेज पॉइंट, आपको पता है वांटेज पॉइंट क्या होता है? वांटेज पॉइंट होता है कोई भी ऊंची जगह जहां से आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए किसी भी एरिया का। अब आपने बोला कि ये परफेक्ट वांटेज पॉइंट है, यहाँ से हम जो है बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं पूरे शहर का। क्लियर है? देख लेंगे एग्जाम्पल। इट्स पॉसिबल टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट, अ केक वॉक, मतलब जो बहुत आसान है। मैंने कहा इतना भी आसान नहीं, इट्स नॉट अ केक वॉक। तो तुम थोड़ा संभल करके, ओके, पुट इन कॉन्शियस एफर्ट्स, थोड़े सचेत प्रयत्न डालो। इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक।
इतना आसान नहीं है जितना तुमको लग रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा नहीं, इट्स अ केक वॉक फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत आसान है ये। क्लियर? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज। मान लीजिए एक फूल है, मतलब पागल, वो अपना ही उसने एक पैराडाइज में, पैराडाइज क्या होता है, कोई भी सुखद जगह, स्वर्ग। तो एक झूठी खुशी, एक झूठी उम्मीद पे अगर आप जी रहे हैं तो आप यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जैसे मैंने कहा तुमको लगता है ना कि इस प्रोजेक्ट में तो 10 ही मिनट लगेंगे या ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो आपने बोला कि इतना आसान नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो देन यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अ फॉल्स हैप्पीनेस लिविंग इन अ फॉल्स होप। उसको लग रहा है कि उसको बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगी, बट ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। अच्छा, बीन्स क्या होती हैं? फलियां। राजमा क्या होते हैं? किडनी बीन्स। अगर आपने स्पिल कर दिए, स्पिल क्या होता है? खिंडाना। स्पिल का सेकंड फॉर्म स्पिल्ड भी होता है और स्पिल्ट भी होता है, ये लिख देती हूँ। स्पिल का जो सेकंड फॉर्म होता है ना, वो स्पिल्ड भी होता है और स्पिल्ट भी होता है, थर्ड भी यही है, ठीक है। अगर आपने बीन स्पिल कर दिए तो आपने सीक्रेट खोल दिया, यू डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग, तुमने सबको बता दिया। तो जैसे मैंने बोला तू बताइए मैं, डोंट स्पिल द बीन्स। हु स्पिल्ड द बीन्स, मतलब किसने बताई ये बात। इधर देखो, आई वॉज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी, मैं तो सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, बट टॉम ने बीन स्पिल कर दिए, मतलब उसने सबको बता दिया, ठीक है, या उसने उसको बता दिया, टोल्ड हर एवरीथिंग। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब इसकी कीमत तुम्हें एक बाजू और एक टांग देनी है, ऐसा किडनी नहीं देनी है, ठीक है। तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हो गया? सुपर एक्सपेंसिव। जैसे मैंने कहा कितने का है, या कितने का पड़ गया, तो आपने बोला कि थोड़ा महंगा था, ठीक है। इट कॉस्ट मी एंड आर्म एंड लेग, मतलब मुझे महंगा पड़ा। और आपको पता है कॉस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कॉस्ट 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 होती है, लेकिन अगर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने से हो, अगर इसका मतलब कीमत आंकने से हो, ठीक है, उसने उसकी इतनी कीमत आंकी, फिर सेकंड फॉर्म कॉस्टेड होती है। वैसे कॉस्ट जैसे पुट 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 होता है, कट 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 होता है, ऐसे कॉस्ट 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 होता है। मतलब हमें हमारा ट्रिप बहुत महंगा पड़ा, बट इट वॉज वर्थ एवरी पेनी, लेकिन चलो जितना भी पैसा लगाया उसकी वर्थ थी, ठीक है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। अगर कोई भी चीज ब्लू मून में एक बार होती है तो कैसी है? वो बहुत रेयरली होती है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आता है वो, आपने कहा नहीं नहीं, ही विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा बहुत कम आता है, वेरी रेयर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। आई ओनली ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून। मैं फास्ट फूड मतलब बहुत कम खाता हूँ, बिकॉज आई ट्राई टू स्टे हेल्थी। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। मतलब अगर तुम म्यूजिक का सामना कर रहे हो, मतलब जो तुमने कारनामा किया है अब तुम उसका परिणाम भुगत रहे हो, तो यू आर फेसिंग द म्यूजिक। मतलब अगर आप कुछ गलत काम कर दें और नाउ यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने करा आप उसका परिणाम भुगत रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर फेसिंग द म्यूजिक। मैंने कहा अब तेरे को भुगतना पड़ेगा, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अब तुम भुगतो जो तुमने करा। क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई फॉरगॉट टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम। मैं रिपोर्ट समय पे सबमिट कराना भूल गया, सो आई हैड टू फेस द म्यूजिक। तो मुझे मतलब देखो इसको डांट रहा है ना, तो मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ी, उस सब कुछ उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके मैं तुम्हारी गलती थी, अब तुम भुगत रहे हो, सो यू आर फेसिंग द म्यूजिक। नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अगर आप अंडर द वेदर हैं तो आप सही महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम अ बिट अंडर द वेदर, तो मैं कल ही मिलता हूँ तेरे से, ठीक है। ऐसे बोलते ना, आई एम अ बिट ऑफ कलर, ऐसे ऑफ कलर भी होता है, मतलब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफ कलर हूँ थोड़ा सा, अंडर द वेदर ये की है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यही है ना? यस, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या हो गया? बोल्ट क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ। एक तो वही कुंडी होती है, कुंडी होती है ना दरवाजे वाली, चिटकनी बोल्ट होती है। एक बोल्ट का मतलब होता है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मतलब जो बिजली की चमक होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बोल्ट बोलते हैं। ऐसे थंडर बोल्ट एक वर्ड होता है। थंडर बोल्ट क्या होता है? बिजली की चमक जिसमें गर्जन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थंडर बोल्ट।
अच्छा, ब्लू आसमान से ऐसे याद कर लो। अगर कोई चीज़ आपको आसमान से ऐसे झटके की तरह आ जाए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो शॉकिंग हो, ठीक है? अचानक से हो और वो अनएक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन वो शॉकिंग थी। तो मेन ये याद रखना है सब। जैसे मैंने बोला अच्छा वो खबर तो ऐसे आई जैसे इट वाज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू व्हेन आई हर्ड दिस, मतलब जब मैंने ये सुना तो मेरे को तो झटका लग गया ऐसे, या द न्यूज़ केम एज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बैरी द हैचेट। आपको पता है बैरी का मतलब क्या होता है? बैरी का मतलब होता है दफनाना। इसको बरी बरी नहीं बोलेंगे, इट्स बैरी। ठीक है? हैचेट क्या होती है? छोटी कुल्हाड़ी, अ स्मॉल एक्स। अगर आपने कुल्हाड़ी दफना दी तो आपने क्या करा? आपने झगड़े निपटा दिए। तो मतलब क्या हो गया? आपने शांति कर ली, आपने एक आर्ग्यूमेंट को एंड कर लिया। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? झगड़े खत्म कर दिए। जैसे मैंने कहा भाई अब तुम अपने झगड़े खत्म करो। नाउ यू शुड बैरी द हैचेट, मतलब अब तुम्हें अपने झगड़े खत्म कर लेने चाहिए। यू शुड सिंक योर डिफरेंसेस। डन? देख लेंगे। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेज। चेज क्या होता है? पीछा करना। और गूस क्या होता है? हंस होता है। जो जंगली हंस होता है ना, आपको पता है, मतलब उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जैसे वो उड़ रहा है मान लो, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो ऐसे किसी भी दिशा में चला जाएगा। तो अगर आप सोचें कि आप उसका पीछा कर लें, जहाँ जहाँ वो जा रहा है मैं उसको पकड़ लूँ, तो इतना आसान नहीं है। तो वाइल्ड गूस चेस क्या होता है? कोई भी चीज जो फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल क्या होता है? व्यर्थ। एक वर्ड आता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। तो कोई भी एक होपलेस सर्च, कोई भी फ्यूटाइल एफर्ट, तो वो क्या हो गया? वो वाइल्ड गूस चेस है। ठीक है? मैंने कहा कि इट्स अ वाइल्ड गूस चेस, छोड़ दो इसको, ये नहीं होगा। ठीक है? एट द 11th आवर। अच्छा, जो घड़ी होती है, घड़ी में द नंबर्स गो फ्रॉम 1 to 12। इफ यू डू समथिंग एट द 11th आवर मीन्स यू आर डूइंग समथिंग वेरी क्लोज टू द एंड। ये मतलब हो गया ना। अगर आप कोई चीज 11वें घंटे में कर रहे हैं, अब 12 पे साइकिल पूरा हो जाएगा ना घड़ी वाला, फिर इसका मतलब आप तो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ा आलसी है, लाइक ही ऑलवेज डज थिंग्स एट द 11th आवर। वो हमेशा से ऐसे मतलब लास्ट में ही करेगा सारा काम। ठीक है क्या? जैसे मान लीजिए अब आपका कॉलेज है 9:30 का, अब तुम पहले तो मस्ती कर रहे हो, तुम देखते हो 9:45 हो गए, 9 बज गए, फटाफट भाग लिए, तो व्हाट यू आर डूइंग? लाइक यू आर डूइंग थिंग्स एट द 11th आवर। ठीक है? अब देखो उसने अपनी असाइनमेंट कब जमा कराई? मिनट्स बिफोर द डेडलाइन। क्लियर है? कुछ ही मिनट पहले डेडलाइन से। नेक्स्ट कर रहे हैं। पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब अपने आप को ऐसे इकट्ठा कर लो, मतलब अपने आप को समेट लो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो। जैसे मैंने कहा नर्वस मत हो, टेंशन मत लो, पुल योरसेल्फ टुगेदर। परेशान ना हो तो भी बोल देते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। ठीक है? मतलब शांत हो जाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर देना, क्योंकि आप अपसेट थे या आप स्ट्रेस थे। उसने एक लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड टोल्ड हरसेल्फ टू पुल हरसेल्फ टुगेदर। तो उसने कहा कि नहीं भाई, अपने आप को ही उसने बोला कि नहीं, मुझे अभी अपने इमोशंस को अपने काबू में रखना है, मुझे शांत रहना है। ठीक है? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। अच्छा, इसकी हिंदी तो होती है छुपा रुस्तम। इसकी हिंदी क्या होती है? छुपा रुस्तम। याद कैसे करेंगे? घोड़ा जो अंधेरे में था, जब बाहर आया तो तुमको लगता है अरे ये तो इतना तेज भाग सकता है, तो ऐसे याद रख लेना डार्क हॉर्स। अब कोई कह रहा है कि मैम इसको काले घोड़े से याद कर लें, तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे आपको जो आपको लगता है ना मेरे मेमोरी में रह जाएगा, तुम वैसे याद कर लो। तो डार्क हॉर्स क्या होता है? छुपा रुस्तम। ठीक है? अगर जैसे मैंने बोला अच्छा ये तो यू आर सच अ डार्क हॉर्स, यार तुम तो डार्क हॉर्स हो, मुझे कभी पता ही लगा तुम्हारे में इतने सारे गुण हैं। ठीक है? नोबडी थॉट, मतलब किसी को नहीं लग रहा था कि वो कंपटीशन जीत जाएगा, बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। टर्न आउट क्या होता है? टू प्रूव, साबित होना। वो तो छुपा रुस्तम निकला, तो टर्न आउट टू बी दिस। क्लियर है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन। आपको पता है डाइम क्या होता है? 10 सेंट्स को ना डाइम कहते हैं। ठीक है? डॉलर का 10वां हिस्सा लगा लीजिए, वो क्या है? वो डाइम है। अगर कोई चीज आपको दर्जनों मिल जाए एक डाइम में, तो कैसी है? वो बहुत इजीली अवेलेबल है, वो बहुत कॉमन है। मैंने कहा ये तो बहुत कॉमन है, लाइक इट्स अ डाइम अ डजन। ठीक है?
क्लियर है? चीप फोन केसेस आर अ डाइम अ डजन, तो ये तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये देखिए फोन केस दिखा रखा है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टोन्स थ्रो अवे। थ्रो क्या होता है? फेंकना। आप पत्थर फेंके बस इतना ही दूर। जैसे मैंने कहा कि उसका घर तुम्हारे घर से कितना दूर है, आपने बोला मैम एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब मुझे जितना पत्थर फेंक देंगे उतना ही दूर है। माई ऑफिस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब मेरा ऑफिस उतना ही दूर है जितना एक पत्थर फेंक दो, बस इतना पास, मतलब वेरी नियर, बहुत पास। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ेगा। माई ऑफिस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत पास है। सो आई यूजली वॉक टू वर्क, ये वॉक का यहाँ पे मतलब है, ये पहली फॉर्म लगी है, मतलब मैं चल करके जाता हूँ। जैसे आपने कहा कि आ जाओ मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ ऑफिस, मैंने कहा नो थैंक यू, आई वॉक टू माई ऑफिस, मीन्स मैं चल के चली जाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप वापसी ड्राइंग बोर्ड के पास चलेंगे, इसको याद कैसे करेंगे? मान लीजिए एक आर्किटेक्ट है, उसने एक ड्राइंग बनाई, अभी बॉस को पसंद नहीं आ रही है, उसको लग रहा है कि भाई नहीं, ये डिज़ाइन जो तुम बना करके लाए हो, या जो ड्राइंग तुमने बनाई है ये ठीक नहीं है, अब तुम इसमें या कमियां हैं बहुत सारी, तो फिर तुम इसको दोबारा बनाओ। तो कैसे बोल सकता है वो? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो क्या मतलब हो गया? मतलब किसी भी काम को ऐसे दोबारा से करना, बस शुरू से करना किसी भी काम को, टू स्टार्ट अगेन। ठीक है, क्लियर है? कि कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया फेल हो गया है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइन तो नहीं चला, सो वी हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो हमें ड्राइंग बोर्ड पे वापसी जाना पड़ा और हमें दोबारा से सब चीज़ सोचनी पड़ी। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बार्किंग अप, एक मिनट, यस, नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब अगर आप गलत ट्री पे भौंक रहे हैं। मान लीजिए एक डॉग है, वो किसी एनिमल का पीछा कर रहा था और वो पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है, अब हो सकता है कि वो एक पेड़ से दूसरे पे चला गया, लेकिन डॉग को यही लग रहा है कि वो भी इसी पेड़ पे है, तो वहीं पे भौंक रहा है वो। तो बार्किंग अप रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया? जब आप गलत मान्यता बना करके बैठे हैं, या आप गलत इंसान पे जो है ना इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे आपने बोला मैंने कुछ नहीं करा, आई हैवंट डन एनीथिंग, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब तुम गलत पेड़ पे चिल्ला रहे हो। ओके, और यही बार्क होती है ना, वो पेड़ों की जो छाल होती है वो भी यही होता है, जो पेड़ की छाल होती है वो भी बार्क होती है। बार्क, डन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स, मतलब तुमने अपने दोनों कान दे दिए हैं। मैंने कहा भाई सुन रहा हूँ, यस आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब आई एम लिसनिंग टू यू वेरी अटेंटिवली, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, अभी सुन रही है ना ऐसे ध्यान से? चलिए करते हैं। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट क्या होता है? आधी रात। जब आप आधी रात में बैठ करके तेल जला रहे हैं, मतलब आप देर रात तक जगे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा डेडलाइन पास थी प्रोजेक्ट की, तो मुझे ऐसे आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो मुझे ऐसे मतलब देर रात तक काम करना पड़ा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हैं, जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो व्हाट दे डू, दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसे पुराने ब्लॉक है उसकी एक चिप है, तो इसका मतलब होता है वही लाइक फादर लाइक सन। जब कोई इंसान अपने पेरेंट्स लाइक फादर लाइक सन, मीन्स व्हेन अ पर्सन इज वेरी सिमिलर इन करेक्टर और बिहेवियर टू देयर पेरेंट, मतलब मदर और फादर। जब एक इंसान ऐसे सिमिलर हो करेक्टर में, बिहेवियर में, अपने माता पिता के जैसा ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब ये बिल्कुल अपने पापा के जैसा है, बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसा है। डन, मतलब बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे वो लोग करते हैं, उसका बिहेवियर, उसकी उसकी आदतें, उसका करेक्टर बिल्कुल वैसा है। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, कोई भी चीज़ जो आपके हाथ से निकल जाए, मतलब टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जैसे मैंने कहा थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मतलब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। अब इसको पढ़ते हैं। जब पार्टी शुरू हुई, द पार्टी स्टार्टेड टू गेट, अच्छा ये ऐसा नहीं है, इसकी हिंदी है, पार्टी जो है हाथ से निकलने लगी जब बहुत सारे लोग आ गए। शो अप का मतलब क्या होता है? आना, शो अप, पहुंचना। तुम आए नहीं कल पार्टी में, यू डिडंट शो अप। और ऐसे टर्न अप भी यही होता है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, टर्न अप, शो अप, ये हम करेंगे उस क्लास में। ठीक है, डन, करें नेक्स्ट।
फिर है पुल समवन्स लेग, ये सबको आता होगा, टांगे खींचना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी टांगे खींच रहा था, ओके। मतलब टू जोक विद समवन और ट्रिक देम इन अ प्लेफुल वे, ऐसे ही किसी के साथ मजाक करना, उसके साथ ट्रिक करना, ठीक है, ऐसे प्लेफुल तरीके से, टांगे खींचना हिंदी में। नेक्स्ट आइए टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? अगर आप किसी भी चीज को सॉल्ट के साथ लेते हैं, अच्छा, इसको विद द पिंच ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं, विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं, विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन मतलब ऐसा दाना। देखो, अगर तुम हर चीज तुम्हें मीठी मीठे लग रहा है तो तुम्हें लग रहा है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बीच में तुमने किसी चीज को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया तो यू आर बीइंग सस्पिशियस, तो तुम्हें कहीं ना कहीं डाउट भी होता है, तुम मतलब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो जैसे आपको दिखाया गया है, कहीं ना कहीं आप एक शक की नजर भी बनाए रखते हैं। तो क्या होता है, यू आर टेकिंग थिंग्स विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे मैंने बोला कि डोंट ट्रस्ट हिज प्रॉमिसेस, उसके वादों पे विश्वास मत करना, मेरा बहुत चालाक है, जो भी वो कहे, वट एवर ही सेज, ठीक है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा ऐसा डाउट भी रखना कि जो वो कह रहा है। अब देखो, यू शुड टेक हिज एडवाइस विद, अच्छा यहाँ लिखा हुआ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कह दीजिए, पिंच ऑफ सॉल्ट कह दीजिए, क्योंकि वो बहुत एग्जैजरेट करते हैं। एग्जैजरेट क्या होता है? एग्जैजरेट होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, ठीक है। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द लायन शेयर। लायन मतलब शेयर का बड़ा हिस्सा हो गया, तो लायन शेयर अगर आपके पास है तो जो मेजर प्रपोर्शन है, जो बिगेस्ट पोर्शन है, वो लायन शेयर है, मतलब वो आपके पास है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि मैं जो हूँ सीनियर मैनेजर हूँ, तो फिर मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, सो आई हैव टू डू द लायन शेयर ऑफ द वर्क, मतलब मुझे करना पड़ता है। देखो, शी डिड, उसने करा, द लायन शेयर ऑफ द वर्क, ठीक है। बाकी लोगों ने तो, हम मतलब रेस्ट ऑफ अस, हम सभी तो थोड़ी थोड़ी मदद की थी, बट मेन काम उसने करा। जैसे मैंने, आई विल टेक द लायन शेयर, मतलब मेजर प्रपोर्शन मेरे को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, फाइट टूथ एंड नेल। टूथ क्या होता है? दांत। नेल क्या होता है? नाखून। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। अगर आप ऐसा नाखूनों और दांतों से लड़ रहे हैं तो क्या है, मतलब आप पूरा एफर्ट लगा करके आप लड़ाई कर रहे हैं, तो फाइट विद ग्रेट एफर्ट। शी फॉट टूथ एंड नेल, मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश करी, टू गेट द प्रमोशन शी डिजर्व्ड, टू स्ट्रगल विद ग्रेट एफर्ट, और इसको डिटर्मिनेशन बोलना है, दृढ़ संकल्प। क्या हो गया ये? दृढ़ संकल्प, ये ड, दृढ़। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट है हिट द सैक। आपको पता है सैक का मतलब क्या होता है? एक तो सैक का मतलब बोरी होता है, हाँ वही गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, सैक बोलते हैं। सैक रेस कंपटीशन, जब वो बोरी पहन करके भागना होता है, ऐसा स्कूल से होता है, आप लोगों ने भी ऐसा शायद पार्टिसिपेट किया होगा। तो सैक रेस हो गया, ठीक है। और एक सैक होता है नौकरी से निकालना, जैसे I'll sack you, I'll give you a sack, एज अ नाउन इसको यूज कर लेते हैं, वर्ब भी इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको बोरी समझेंगे। हिट द सैक का मतलब क्या है? देखो, पहले क्या होता था, जैसे लोग सैक में ना ऐसे हे भर दिए और स्ट्रॉ भर दिए, फेदर्स, पंख वंख डाल दिए, फिर उसके ऊपर लेट गया, तो इसको बिस्तर से याद कर लो। तो हिट द सैक का मतलब है सोने जाना। जैसे मैंने कहा मैं तो बहुत थका पड़ा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं तो सोने जा रहा हूँ, टू गो टू बेड, ठीक है। आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्क, सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। डन। नेक्स्ट आइए अंडर अ क्लाउड। अब ये लगा लो कि भैया आपके ऊपर काला बादल छा गया है, तो अगर आप अंडर अ क्लाउड हैं तो आप शक के दायरे में हैं, आप पे शक किया जा रहा है, अब आपकी इज्जत थोड़ी खराब हो गई है, ठीक है, आप जहाँ जा रहे हैं आपकी आलोचना हो रही है। अब मैनेजर ने रिजाइन कर दिया अंडर द क्लाउड, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल स्कैंडल जब रिवील हुआ था ना, रिवील मतलब जब डिस्क्लोज हो गई थी, वो पता लग गया था, तो फिर वो अंडर अ क्लाउड आ गया, तो इसलिए इसने रिजाइन दे दिया, ठीक है। मतलब वो शक में आ गया, या पता ही लग गया तो मतलब उसकी इज्जत खराब हो गई, तो भी अंडर क्लाउड। डन। नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल। फिडल का एक मतलब होता है वायलिन, वायलिन जो बजाने वाला होता है। वायलिन कब सही बजेगा? जब वो पूरे तरीके से सही है,
तो इसलिए एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब है जब आप सही हैं, जब आप एक अच्छी हेल्थ में, आप फिजिकली फिट हैं, तो जैसे मैंने बोला कि कैसे हैं आप, तो भी आप बोल सकते हैं कि आई एम एज फिट एज अ फिडल, मतलब मैं परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया। इवन एट 70 साल की उम्र में भी जो है, माई ग्रैंड फादर इज एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब जब आपको दोनों जहान की चीजें मिल रही हैं। अ सिचुएशन जब आपको एडवांटेज मिलता है दो अलग अलग चीजों का एक वक्त पे, जैसे आप घर से काम कर रहे हैं 3 दिन और 2 दिन जाते हैं ऑफिस। जैसे मैंने, अब इसको पढ़ो, बाय वर्किंग फ्रॉम होम 3 days अ वीक एंड गोइंग टू द ऑफिस ट्वाइस, तो मैं तो दोनों जगहों का आनंद ले पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक का मतलब ना ठग भी होता है। जैसे मैंने कहा मेरे को तो ये काम बस चाहिए, आई वॉन्ट इट टू बी डन बाय हुक और बाय क्रुक। अब तुम इसको सही तरीके से करो, गलत से करो, बस ये होना चाहिए, मतलब बाय फेयर और बाय अनफेयर मीन्स, चाहे सही करो या नाजायज तरीके से करो, होना चाहिए। बाय फेयर और बाय अनफेयर मीन्स, क्योंकि क्रुक का एक मतलब ठग भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। देखो वैसे तो दांतों की स्किन नहीं होते हैं, तो ऐसा याद कर लो, अगर दांतों की स्किन से है तो मतलब बहुत थोड़े मार्जिन से है, इसका हमेशा से आएगा बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। ठीक है, मैंने एग्जाम पास कर लिया बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। जैसे मान लीजिए 33 नंबर वाला पास है, अब आपके 35 ही नंबर है, 36 ही नंबर है, तो फिर आपने कैसे पास करा? यू पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, मान लीजिए कट ऑफ गई 85 पे, आपकी 86 है, अब क्या लिखा है? ओनली स्कोर्ड 1 मार्क अबव द कट ऑफ। तो आज हमने 50 ईडियम्स कर लिए हैं, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगी मैं।